तो चैप्टर नंबर 45 हम लोगों ने देखना शुरू किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही थे, तो शुरू से देख लेते हैं चलो। तो सबसे पहले द्रव द्रव्य विधि। कितने वर्ग हैं ये आप बता दो मुझे इसके अंदर। बोलो बेटा, कितने वर्ग हैं इस चैप्टर 10। में? 10। 10। 10। ठीक है ना, और इससे अगले चैप्टर में 13। 13 13। वर्ग। ठीक है, तो वो पहली चीज है। नेक्स्ट देख लोगे, जल की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो अंतरिक्ष जल अनिर्देशीय रस वाला होता है, तो पता नहीं उसका रस क्या होता है, मतलब पथ्यतम कहा गया उसको। फिर बता रहे कि अंतरिक्ष का जल जो होता है, जैसे भूमि पर गिरता है, जैसे भूमि के संपर्क में आता है, वैसा ही हो जाता है। हम लोगों ने एक रेफरेंस की बात की थी कल। सलमान, अब ये बताओ मुझे, शस्त्र शास्त्र और सलील ये पात्र की अपेक्षा रखते हैं, ये रेफरेंस कहाँ का है सलमान? जी सर। ये रेफरेंस शस्त्र। कहाँ का है? नहीं पता? रवि? नहीं सर। रवि, कहाँ का रेफरेंस है? यस सर। नहीं मालूम सर। मंजिता? सरसरक सूत्र 9 का। ठीक है, तो ये अगली, देखो मेजर मिस्टेक होती है कि जब कोई चीज मैं पूछता हूँ बैच के अंदर, अगर आप अगले दिन वो याद नहीं रखोगे तो फिर गलत बात है, फिर मतलब फोकस नहीं है क्लास पे। ठीक है सलमान, तो कल वाला ये पॉइंट याद होना चाहिए था, इससे मुझे एतराज है। देखो चलो आगे। भूमि लोहित हो, कपिल हो, पांडु, पीत, नील, शुक्ल, उस पर जब वो अंतरिक्ष जल आकर गिरेगा तो उसका रस कैसा हो जाएगा, वो लिखा हुआ है। तो एक ट्रिक हमने याद की थी, लोक पापी निशा। लोक पापी और निशा, लोक यानी लोहित कपिल, पापी से पांडु और पीत, और निशा का मतलब नील और शुक्ल वर्ण। तो इन पर रस कैसा कैसा हो जाएगा गिरने के बाद जल का? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो क्रमशः हमने याद कर लिया, लोक पापी निशा। अंतरिक्ष जल के चार भेद बताए गए, धार, कार, तुषार और हेम। धार, कार, तुषार और हेम। इसको हम याद करते हैं कि जैसे है ना, धड़कता है उस तरह याद करते हैं। धड़कता है तो धा, अड़ा तो खाली होता है, उससे कुछ होगा नहीं। धड़क, तो का आ गया, ता मतलब तुषार, और है मतलब हेम, ऐसा करेंगे। तो धार, कार, तुषार और हेम, ये जल की चार वैरायटी हैं, याद रखिएगा। अंतरिक्ष जल चार प्रकार का। इनमें से धार जो है वो प्रधान है और लघु होता है। धार, प्रधान और लघु। नेक्स्ट है वर्षा का जल। तो स्वर्ण, रजत, मिट्टी इत्यादि के पात्र में उसको एकत्रित करना है। वर्षा का जल स्वर्ण, रजत या मिट्टी के पात्र में एकत्र करें। भौम जल के प्रकार। भौम जल 7 प्रकार का। औदभिद, प्रासरवण, चोंटिया, कोप, नादे, सारस और तड़ाग। रटना नहीं है, बस नंबर याद रखो। अंतरिक्ष जल 4 प्रकार का और भौम जल 7 प्रकार का। वाग्भट ने भौम जल 8 प्रकार का बताया, वापी एक्स्ट्रा बताया, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। एक वापी भेद है, ये एक्स्ट्रा है। आगे देखें, किस ऋतु में कौन सा जल जो सेवन किया जाना है देखेंगे। तो वर्षा ऋतु में अंतरिक्ष और औदभिज जल, इसको इस्तेमाल करना है पीने में। अंतरिक्ष जल और औदभिज जल। हम याद रखते हैं कि वर्षा आओ, वो पूरी मूवी है लगान, है ना, वो इसी के ऊपर है कि बारिश आ जाए, है ना, लगान वगान सब। तो वर्षा आओ, बुला रहे हैं वर्षा को। आओ मतलब आ से अंतरिक्ष और ओ से औदभिद। नेक्स्ट है शरद। शरद ऋतु में सभी जल ग्रहण किए जा सकते हैं, सभी जल शरद में। हेमंत, सारस और तड़ाग का जल। तो हम याद रखते हैं हेमंत जो है वो सारस को ताड़ रहा है, बैठ के घूर रहा है मतलब। हेमंत सारस को ताड़ रहा है, तो हेमंत, सारस और तड़ाग। बसंत और ग्रीष्म, तो कोप और प्राश्रवण। तो हम याद रखते हैं कि बागी कांप रहे हैं, मतलब बागी जो लोग थे वो कांप रहे थे जब उनको पता चला हुआ कि भाई तुम्हारे लिए सर्चिंग चल रही है, सब जगह ढूंढ रहे हैं तुमको। तो बागी कांप रहे हैं, बागी यानी बसंत और ग्रीष्म। कांप रहे हैं मतलब कोप और प्राश्रवण। प्रावरट और चोंट दोनों में टा आता है, वैसे भी याद कर सकता हूँ। तो प्रावरट और चोंट, तो प्रावरट में चोंटिया का जल पीने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जल के दोष। जल के 6 दोष बताए गए, अगेन नंबर याद रखना।
स्पर्श रूप रस गंध वीर्य विपाक, कि इनमें समस्याएं हो सकती हैं। तो जल के दोष 6, जल को स्वर्ण रजत ताम्र कांसे और मणि पात्र में रखना चाहिए। एक सवाल ना ऐसा करके आता है, कहीं दिया है, शायद इसी में आगे है, कि इनमें से किसको लेफ्ट साइड में रखना है जैसे भोजन करते समय। तो जो पीने वाली चीजें हैं ना, वो लेफ्ट साइड में है, देखोगे लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं जनरली गिलास वगैरह उठाने के लिए, तो उस तरह से है, तो वो भी याद रखना कि जो पीने वाली चीजें हैं, पेय पदार्थ हैं, उनको लेफ्ट साइड में रखा जाता है भोजन करते समय। ठीक है ना। तो जल के 6 दोष, जल को स्वर्ण रजत ताम्र कांसा या मणि के पात्र में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखोगे, इस पर सवाल आता है, सप्त कलुषस्य प्रसादानानि भवन्ति, जल को साफ करने के 7 उपाय हैं। तो जल के दोष है, जल को साफ करने के 7 उपाय, कौन से इनके नाम भी पढ़ लोगे, याद कर लोगे। कतक, शैवाल, गोमेद, बिसग्रंथि, वस्त्र, मुक्ता और मणि। तो हम ऐसा याद रखते हैं कि केतकी ने, लिख लो, केतकी ने, केतकी ने शैवाल को, केतकी ने शैवाल को 20 मणियां, 20 मणियां वस्त्र में देकर, यानी कपड़े के अंदर रखकर 20 मणियां दी होंगी, वस्त्र में देकर गाय को मुक्त कराया, गाय को मुक्त कराया। तो केतकी ने शैवाल को, यानी कतक शैवाल, केतकी ने शैवाल को 20 मणियां, तो 20 ग्रंथि और मणि, 20 ग्रंथियां, 20 मणियां माफ करें, वस्त्र में देकर, तो वस्त्र, गाय को मुक्त कराया, तो गोमेद और मुक्ता। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके पहले मुझे बता दोगे, इशिका, रत्नों यस में सर। कौन से रत्न हैं जिनके ऊपर समय का प्रभाव पड़ता है। सर मुक्ता प्रवाल। मुक्ता प्रवाल। सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी होती है रत्नों में। वज्र की। वज्र में। भद्र। सबसे कम। दुग्ध पाषाण। दुग्ध पाषाण। और सर ऑप्शन रहेगा तो बता दूंगी। ठीक है, तो आपको एक काम दे रहा हूँ, रसशास्त्र कितने लोगों ने पढ़ा है, जरा माइक ऑन करो, क्योंकि अब आपका सिलेबस एक बार जो करना था, कुछ लोग का यहाँ तक भी छूटा हुआ था, सुश्रुत सूत्र तक, मुझे ध्यान है। तो अब वो सब का लगभग हो गया है, क्योंकि अब मैं इसके बाद सुश्रुत सूत्र होने के बाद मैं बिल्कुल शुरुआत पे चला जाऊंगा वापस, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, चरक सूत्र शुरुआत से करेंगे हम बिल्कुल, क्योंकि मेरी तरफ से लास्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम बिल्कुल नए सिरे से बैच को शुरू करेंगे, बिल्कुल चैप्टर 1 के साथ जैसे चलते हैं उस तरीके से। तो अब आप लोग का, जिन लोगों ने, माइक ऑन करो जरा, रसशास्त्र किस किसने पढ़ा है, किस किसने पढ़ा है रसशास्त्र। सिर्फ इशिका ने पढ़ा है, फिर तो क्या ही दूं होमवर्क। चलो इशिका, तुम्हारे लिए है कि तुम सारी टेबल्स याद करके सुनाओगी, मुझे मैसेज कर दोगी जिस दिन तुम्हारी तैयार हो जाएंगी सारी टेबल्स। ठीक है, टेबल सारी याद चाहिए मुझे रसशास्त्र की। ठीक है, तो बाकी लोग के लिए कि मुझे याद दिला देना, क्योंकि ये फिनिश करने की तरफ है हम। तो अब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, आप सारे नोट्स वगैरह मेरे से ले लेना एक बार, वो सब मैं दे दूंगा। ठीक है, देखते हैं अभी आगे। तो सप्त कलुषस्य प्रसादानानि भवन्ति, कतक शैवाल गोमेद विषग्रंथि वस्त्र मुक्ता और मणि। तो जल प्रसादन के 7 उपाय हैं। फिर है निक्षेपण के उपाय। निक्षेपण यानी जल को लटका के जो रखना होता है, जल रखने की कह लो। वो 5 उपाय हैं, नाम लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है, फकर, त्रियंटक, मुंज वलय, उदक मंचिका, शिक्य। देख लो, सिर्फ नंबर याद रखना। जल निक्षेपण के 5 उपाय। सप्त शीत करणानि भवन्ति, जल को शीतल रखने के 7 उपाय हैं। तो उसमें लिखे हैं कि वायु को, वायु में जल पात्र को रखना, बाह्य पृष्ठ की ओर ठंडे पानी की धार छोड़ना, लकड़ी से पानी को हिलाते रहना, पंखे से हवा करना, शीतल जल से भीगा कपड़ा रखना उस पे, जल में रेत छोड़ देना। ये चाहो तो लिख सकते हो, उनमें से एक तरीका ये भी है। बालू का प्रक्षेपण, जल शीतल करने की विधियों में लिख लो, बालू का प्रक्षेपण। ठीक है ना। तो 7 विधि हैं जल को शीतल करने की। नेक्स्ट है स्वच्छ जल में गुण। तो 8 गुण होते हैं स्वच्छ जल में, 8 गुण, नंबर याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सी नदियां हैं और उनके जल का क्या गुण है। तो फर्स्ट कह रहे हैं, जो नदियां पश्चिम अभिमुख होती हैं, उनका जल कैसा होता है,
पथ्य और लघु। पूर्व अभिमुख गुरुजल वाली नदियां होती हैं। दक्षिण अभिमुख ना अतिदोषला साधारण। सह प्रभव यानी सह आदि पर्वत जो है वहां से निकलने वाले, तो कुष्ठ को करने वाले हैं। हिमालय प्रभ हृदय रोग, शोथ, शिरोरोग, शूलिपत, गलगंड इन रोगों को करने वाले। तो बेटा पश्चिम अभिमुख वो पथ्य है और लघु है, पा से पश्चिम पा से पथ्य है, ऐसा कर लो। पूर्व अभिमुख तो ये गुरु होते हैं, पूर्व वाली गुरु है। दक्षिण अभिमुख ना अति दोषला साधारण कोई जरूर नहीं है। सहा प्रभवा तो कुष्ठ को करने वाली, ऐसा कर सकते हो कुष्ठ को सहा किसी ने, ठीक है। और हिमालय वाली की वो भी अच्छी नहीं है, वो भी रोगों को उत्पन्न करती है, हृदय रोग, शोथ, शिरोरोग, शलीपत, गलगंड इत्यादि। जल ग्रहण करने का काल तो प्रत्यूष काल, कि पानी का भी इकट्ठा करके रखना है तो प्रत्यूष काल में। अर्ली मॉर्निंग देखा होगा लोगों के घरों में क्या होता है कि सुबह सुबह लोग मोटर वगैरह चला देते हैं जिनके अपने घर हैं, कि भाई पानी भर लो टैंक में, फिर दिन भर यूज करना है, तो उस तरह सोच लो। तो प्रत्यूष काल में जल ग्रहण करना है। गगनाम्बु त्रिदोषघ्नम ग्रहितम यत सुभाजने बल्यम रसायनम मेध्यम पात्रापेक्षी तथा परम। तो यहाँ भी वही बात की है, पात्र की अपेक्षा रखता है जल जो है, कि अंतरिक्ष जल जो है वो त्रिदोष को हरने वाला है अगर उसको ठीक यानी अच्छे पात्र में इकट्ठा किया जाए। शीतल जल कहाँ देना है? मूर्छा, विष, तमक श्वास के रोगी इनमें हितकर है शीतल जल। शशि शशि विष वेग में मूर्छा कहाँ बताई है? आचार्य चरक। अदरवाइज नेक्स्ट कोई बताएगा, फिर शशि को नहीं पता है। अनुप्रीत। सर दूसरे में और चौथे में। दूसरे में और चौथे में, ठीक है। नेक्स्ट बता दोगे मुझे यही? प्रियंका। यस सर। तमक श्वास कहाँ है विश्व वेग में? सर सेकंड में। सेकंड में, ठीक है ना, तो याद रखना है इन सबको। देखो आगे, तो शीतल जल मूर्छा, विष, तमक श्वास में हितकर होता है। अगेन है फिर जल और उसके गुण। तो समुद्र का जल जो होता है वो विस्र होता है, लवण होता है और सर्वदोषकृत, है ना, पिया नहीं जाता इसलिए। और लवण जानते हो नमक बनता ही वहां से है। उष्ण जल, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, किसका गुण है श्लोक रख के? कफ मेदो अनिल आमग्नम दीपनम बस्ति शोधनम श्वास काश जोर हरम पथ्यम उष्णोदकम सदा। तो कफ, मेद और वायु को हरने वाला, आमग्नम, दीपनम, बस्ति शोधनम, श्वास काश जोर हरम, पथ्यम उष्णोदकम सदा। चलो एक चीज चेक कर लेते हैं अभी, कौन सीरियस था या नहीं था चीजों को लेके। रवि, आमवाद का श्लोक। नहीं याद किया है। मंजिता। सर नहीं आता। बेटा आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हो रहे हो कोई भी। जिनको याद है उनको याद है, रोज उन्हीं से सुनता रहा हूँ मैं, वही सुनाते रहेंगे। जिनको नहीं याद उनको नहीं याद है। चलो माइक ऑफ कर लो, मैं पूछ नहीं रहा बाकी लोगों से। मुझे देखना था बस कि अभी भी असर हुआ या नहीं हुआ मेरी बात का। असर नहीं हुआ है। तो उष्ण जल कफ में नीलांबघनम दीपनम बस्ति शोधनम श्वास काश ज्वरहरम पथ्यम उष्णोदकम सदा। तो उष्णोदक के गुण है ये। नेक्स्ट है शरत शीत जल, है ना, गर्म करके ठंडा किया हुआ जल जो होता है। तो मद्यपानात सम उद्भूते रोगे पित्त उत्थिते तथा, कि मद्यपान से होने वाले रोग जो है, ठीक है, पित्त की वजह से होने वाले रोग जो है। ऋतु, किसी व्यक्ति ने मद्यपान करना त्याग दिया हो और सहसा मद्यपान प्रारंभ कर दे तो उसको कौन से या कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ऋतु पढ़ा है ना बताते चैप्टर? सर पढ़ा है मैंने। लास्ट में दिए हैं बेटा सर चैप्टर के। ऑप्शन ऑप्शन। ऑप्शन दो? हम्म। चलो, तो पहला ऑप्शन है मद रोग हो जाता है। दूसरा है मूर्छा। तीसरा ध्वंसक। यही है सर। चौथा भी सुन लो, श्वेड। मैं सर ध्वंसक है। चलो ध्वंसक है और विषय है, ठीक है, दो रोग हैं। ठीक है बेटा,
तो श्रेष्ठ जल जो होता है, मद्यपानात् समुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा, पित्त से होने वाले रोग, मद्यपान से होने वाले रोग, सन्निपात समुद्भवे च श्रचितम प्रशस्यते। स्पेशली याद रखना कि सन्निपात से होने वाले जो रोग होते हैं उनमें श्रेष्ठ जल जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट है नारिकेल जल। देखो नारिकेल जल भी बस्ती शोधन का काम करता है, ऊपर देख रहे हो उष्ण जल भी बस्ती शोधन का काम करता है। ठीक है, तो समझ सकते हो नारियल का जल ठंडा होता है क्योंकि, तो बाकी गुण उसके क्या है, स्निग्ध स्वादु हिमम हृदयम दीपनम बस्ती शोधनम वृश्यम पित्त पिपासाघ्नम नारिकेल उत्कम गुरु। ठीक, इसी का भला तक शोधन किससे करते हैं, और भला तक उत्पन्न विकार शांति के लिए क्या देते हैं? चलो वॉइस ब्रेक हो रही है, लेकिन स्टिका चूर्ण कह रही है, इशिका जो कह रही है। ठीक है, स्टिका चूर्ण से शोधन करते हैं, और ये नारिकेल जल भी यूज कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली पूछा जाए कि उपद्रव शांति के लिए क्या यूज करते हैं, तो यही है नारिकेल जल। ठीक है, आगे देखिए। अल्प जलपान योग्य रोग, अरुचि प्रतिशय प्रसेक शोथ क्षय मंदाग्नि, उदर रोग कुष्ठ ज्वर नेत्र आमय, तो ये सारे रोग। व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरेत, तो कोई खास बात नहीं है, देख लेना, एक नजर डाल लेना। आगे चलता है। नेक्स्ट आता है शीरवर। शीर, तो फर्स्ट देख रहे हो कि शीर कैसे बनते हैं, कि बहुत सारे कह लो औषधियों के रस का सार भाग है, तो लिखना है तत्व अनेक औषधि रस प्रसादम प्राणदम गुरु, कि बहुत सारी औषधियों का प्रसाद स्वरूप कह सकते हो आप शीर को, है ना, कि जैसे एनिमल ने, हमने बात भी की है ना, चैप्टर नंबर शशि, शशि जी सर। माश पर्ण भृत्य अध्याय, एक गाय लिखी है कि गाय ने ये चीजों का सेवन किया हो, तो उसका दुग्ध यूज करना है। तो किसका सेवन किया हो? सर सर इक्षु का मांस का, और एक पेड़ और है वो मुझे याद। और कोई? अर्जुन। 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 ठीक है ना, तो हमारे यहाँ ऐसी बात भी कही गई है कि जैसा आहार जो है व्यक्ति का होगा या पशु का होगा, वैसे ही उसके दुग्ध के गुण होंगे। तो वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अनेक औषधियों का ये प्रसाद भाग है जो स्तन्य होता है। प्राण देने वाला है, गुरु है, सर्व प्राण भरताम तस्मात् सात्वयम क्षीरम ही उच्यते, सभी प्राणधारियों के लिए साथ में होता है। सर्वमेव क्षीरम प्राणी नाम अप्रतिषिद्धम जाति साथ में याद, तो जाति साथ में है, मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति तो है ही साथ में, लेकिन उनकी पूरी जाति के लिए भी साथ में होता है। फिर पापमापहम, इन रोगों को दूर करने वाला। तुल्य गुणत्वाच ओजसो, ओज के समान गुणों वाला। जल्दी से बोल देना कोई भी जिसको पता है, पापमा पर्याय किसने दिया है व्याधि का? बागभट। वाग्भट। बागभट ने। दूसरा यहाँ लिखा है कि दुग्ध के गुण ओज के समान है, ओज के विपरीत किसके गुण है? विश्व और मध्य की। विस्मद। मध्य और विषय। ठीक है, आगे है बाल वृद्ध शत क्षीणा नाम पथ्यतमम, बालक वृद्ध शत क्षीण के रोगियों के लिए पथ्य है। और एक योग आपने पढ़ा है जो बाल को वृद्धों के लिए स्पेशली कहा गया है, और श्वास श्वास प्राश में भी कहा गया है, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बोल दोगे एक रोग है वृद्धों के अंदर जो असाध्य कहा गया है, जो आपको अवार्ण्य अध्याय पढ़ाया मैंने, अतिसार। अतिसार सर। अतिसार। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट आता है बेटा गाय का शीर, गोशीर। अल्प अभिसंधि रसायनम रक्त पिथरम शीतम मधुरम जीवनियम वात पिथरम, कोई खास पॉइंट नहीं है, तो तेजी से पढ़ रहा हूं मैं, बस देख लेना। नेक्स्ट है अजादुग, गव्य तुल्य गुणम, तो ये जरूरी बात है, गाय के समान इसके गुण कहे गए हैं, लेकिन अगर दोनों में एक को प्रायोरिटी देनी हो तो अजादुग्ध को हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये बात भी। विशेषात शोषिणाम हितम, स्पेशली याद रखना, शोषियों के लिए विशेष रूप से हितकर है, यानी राज्यक्षमा के रोगियों के लिए। ठीक, संग्राही श्वास कास अस्र पितनुत सर्वव्याधि हरम, तो शोषियों में हितकर है, सभी व्याधियों को हरने वाला है, देख सकते हो। नेक्स्ट आता है ऊटनी का दूध, तो लवण रस वाला होता है, शोफ गुल्म उदर रोग और अर्श को हरने वाला। इवन सवाल भी आता है कि उदर रोग में अगर दुग्ध देना है तो किसका दुग्ध बेस्ट है, तो ऊटनी का दुग्ध बेस्ट है। ठीक है, तो शोफ गुल्म उदर रोग और अर्श को हरने वाला। कृमि कुष्ठ विषापहम, कृमि कुष्ठ विष इनको दूर करने वाला। नेक्स्ट है आविक दूध, आविक भेड़। पथ्यम केवल वातेशु कासे च अनिल संभव है, तो लिखना है कि इसके प्रयोग से वायु का प्रकोप होता है, जबकि वातिकास में पथ्य होता है। खास बात है, पथ्यम केवल वातेशु कासे, ये ऐसा नहीं है,
ये कहना चाह रहे हैं केवल वात प्रकोप में, मतलब जो वायु से होने वाला कास है उसमें हितकर है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख लेना, हिंदी में बाद में कंफ्यूज हो कहीं, ऐसा लिख लो कि वातिकास में हितकर। ठीक है, तो पूरा मतलब ये निकलता है इस लाइन का कि वातिक रोगों में और वातिक कास में हितकर है, ऐसा करिए। ठीक है ना, आगे देखें। माहिष दुग्ध महाभिषंधि वन्हीनाशनम निद्राकरम शीततरम च। ये सवाल पूछता है कि गाय के दूध में और भैंस के दूध में मेन डिफरेंस क्या है, तो वो यही है कि एक तो अत्यग्नि रोग में दिया जाता है, महिषी दुग्ध भारी होता है क्योंकि, ठीक है, इसके प्रयोग से निद्रा आती है, किसी को नींद ना आती हो उसको ये देना चाहिए। प्लस गाय के दूध से स्नेह में अन्यून होता है, स्नेह में ज्यादा होता है, और शीततरम शीत भी होता है उसके मुकाबले। नेक्स्ट है एक शब्द दुग्ध, है ना, घोड़ी इत्यादि जो एनिमल है इनका। तो शाखावाथरम और लवण अनुरसम, स्पेशली याद रखना शाखावाथरम। स्त्री दुग्ध, सुश्रुत में जो सवाल आता है वो स्त्री दुग्ध के ऊपर आया हुआ है। तो नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम कषाय अनुरसम हिम। तो मधुर है और कषाय अनुरस है, जैसा बकरी का दूध होता है, तो इसीलिए सामंजस्य है दोनों में इतना। नस्य आस्योतनियो पथ्यम जीवनम लघु और दीपनम, ये भी सवाल आ चुका है, इनमें से किसका दुग्ध है जो नस्य के रूप में यूज किया जाता है, तो स्त्री दुग्ध की बात आई है। तो नस्य और आस्योतन के रूप में यूज होता है, पथ्य है, जीवन, लघु, दीपन, ये सारे गुण है। लास्ट है हस्तिनी दुग्ध, मधुर, वृश्य, कषाय अनुरस और चक्षुष्य। देखो ये भी वही हो गया वैसे, बकरी के दूध की तरह ही, मधुर और कषाय अनुरस। इसके अलावा चक्षुष्य कहा गया हस्तिनी दुग्ध को, ये भी देख सकते हो। प्रातः काल का दूध अच्छा नहीं माना जाता, कल हमने बात की थी कि बकरी का दूध या किसी भी जानवर का दूध जो है वो शाम के समय का अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो मूवमेंट करने की वजह से लघु हो जाता है, मिल्क जो है। तो प्रातः काल का दुग्ध गुरु है, विष्टम्भी है और शीतल होता है, जबकि अपराह्न का यानी शाम का कह लो, वात का अनुलोमन करने वाला, श्रांतिघ्नम थकावट को दूर करने वाला, और चक्षुष्य है। ठीक। वर्जित दुग्ध, अम्ल और लवण रस हो गया वो दूध का, समझ जाओ खराब हो गया, उसको नहीं लेना है, अम्ल और लवण रस वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है दधिवर, एक देख लेंगे ब्रेक के बाद, दधिवर। थैंक यू।